हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीवी प्रजापति। जैसा कि मैं आपको आपको बता दिया हूँ मेरे देखा जाए तो टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट जान रहे होंगे कि जो मेरा पुराना चैनल था वो सस्पेंड हो चुका है। है ना? तो पूरा पानी तो यानी मेहनत जो है पानी में चली गई। तो उसकी दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेते जीवन में, मस्त धमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक नया नया अभ्यास के साथ एक नया चीज़ लाने का प्रयास किया हूँ और वहीं से कंटिन्यू होगा। जो आपका लेक्चर होगा, वहीं से कंटिन्यू होगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया था एपिडेमियोलॉजी और वेटरनरी पब्लिक हेल्थ चल रहा था। तो उसमें हमने पढ़ाया था कि क्या कहते हैं अपना टर्मिनोलॉजी चल रही थी। टर्मिनोलॉजी पूरा नहीं हो पाया और हमारा चैनल हो गया सस्पेंड। तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया आप क्या हार मान गए? नहीं, हार नहीं मानेंगे, है ना? हार नहीं मानेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जीवन बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत बड़ी है, टेंशन नहीं लेना है। तो लगे रहना है, प्रयास करते रहना है और अपने आप को दिल से सैल्यूट करना है, हमेशा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि एपिडेमियोलॉजी में हम आज पढ़ेंगे जैविक और पर्यावरणीय होस्ट नेटवर्क। सर आखिर ये क्या होता है ना? ये क्या होता है सर? तो हम बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल होस्ट क्या होता है और एनवायरमेंटल होस्ट क्या होता है, ठीक है? तो आपको जैसे मैं बता दूँ कि जो हमारा अ, बायोलॉजिकल होस्ट होता है, ये आया अध्याय फर्स्ट और अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे जैविक नेटवर्क यानी बायोलॉजिकल नेटवर्क होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जो ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम दे सकती हैं, यानी कि बीमार कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है, कोई रोग होने के लिए मदद करती है। ऐसे ही चीज़ को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, यानी कि बीमारी कहते हैं या फिर अ, है ना? बीमार उत्पन्न करने वाले रोग कारक, बीमारी उत्पन्न करने वाले क्या? रोग कारक, ठीक है? तो वह कैसे होते हैं? बायोलॉजिकली हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, जीवित प्राणियों की वह श्रृंखला जो रोगाणुओं को आश्रय और प्रतिकृति और प्रसार के माध्यम प्रदान करती है। यानी कि जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? कि वह श्रृंखला जो रोगाणु का मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या करती है? आश्रय देती है। प्रतिकृति करने का एक आश्रय देती है यानी रेप्लिकेट करना, है ना? रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन करती है ना? और प्रसार के माध्यम प्रदान करती है। यानी कि मान लीजिए कोई बीमारी है और वो मिट्टी में है, किसमें? मिट्टी में। तो वह मिट्टी से ह्यूमन तक कैसे फैलेगी? कैसे फैलेगी? उस चीज़ की ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं आगे कि आखिर ये क्या होता है, ठीक? तो ये क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों है ना? क्या है होस्ट नेटवर्क? आखिर होस्ट नेटवर्क क्या होता है? तो जैविक अंतःक्रिया, क्या? जैविक अंतःक्रिया यानी कि बायोलॉजिकली रूप से जो इंटरनल क्रियाएँ चलती हैं, है ना? तो होस्ट नेटवर्क जीवित और निर्जीव कड़ियों का एक समन्वित जाल है। यानी कि यह जीवों से यानी सजीवों से निर्जीव फिर निर्जीव चीज़ से आखिर सजीव में कैसे फैल रही है। निर्जीव मान लो मिट्टी हो गई, क्या हो गई? मिट्टी हो गई। अब जो मिट्टी हो गई तो वहाँ मान लीजिए समझ लीजिए क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी था। क्या था? क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। अब वो क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी कैसे एक व्यक्ति तक फैल रहा है? तो ऐसे चीज़, ठीक? तो निर्जीव कड़ियों के एक समन्वित जाल है। यह रोगाणु को एक सुरक्षित घर प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर प्रदान करता है। तो जैसे हो गए वायरस, बैक्टीरिया, है ना? फंगस ये सब चीज़ें जैसे मान लीजिए वायरस जो होता है ना तो हवा में, बैक्टीरिया मान लो पानी में, या फिर कितने ऐसे पौधे या फिर व्यक्ति या आर्थ्रोपोड्स या कीट जहाँ विभिन्न प्रकार के वायरस, फंगस, बैक्टीरिया ये सब चीज़ें उपस्थित रहती हैं और उपस्थित होकर के जब व्यक्ति मान लीजिए कोई टच में जाता है या फिर कुछ करता है तो उसके माध्यम से क्या होता है वह फैल जाती हैं। ठीक? तो सुरक्षित घर प्रदान करता है। तो सुरक्षित घर का मतलब वही तो होस्ट हुआ ना, वही तो होस्ट हुआ। है, जहाँ वे प्रजनन कर सकें, जहाँ क्या कर सकें अपने आप को डेवलप कर सकें, वृद्धि कर सकें, प्रजनन कर सकें और संक्रमण को आगे बढ़ा सकें। ये चीज़ आ रही समझ में आपको? आ रही है? चलिए बात करते हैं कि आखिर यह महामारी का पारिस्थितिक तंत्र बीमारी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, है ना? यानी कि मेरे को कोई बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ मेरे तक ही सीमित है। वह दूसरे को भी हो सकती है, तीसरे को भी हो सकती है, चौथे को भी हो सकती है और बीमारी को मैं बताऊँगा कि आखिर ज़ूनोटिक डिसीज़ क्या होती है ना? तो आगे हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए आपको तैयार रहना है। पढ़ने के लिए आपको तैयार रहना है और हमारा सपोर्ट करना है। यदि आपको अच्छा लगे ना तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है? कमेंट कर दिया करें।
ठीक? तो बीमारी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीव और उसके आस-पास के भौगोलिक वातावरण के मध्य निरंतर चलने वाले लेन-देन का परिणाम होता है। ये क्या होता है? लेन-देन का मतलब हम नहीं समझ पाए सर, ये क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, है ना? मेरे अगल-बगल मान लीजिए कीचड़ है ना? कीचड़ है गंदे कुंडे हैं कुंडे आप नहीं समझ पा रहे हो, तालाब है समझ लीजिए और ऐसा कोई पौधा है जो कहीं न कहीं होस्ट का कार्य कर रहा है या फिर एक वायरस, बैक्टीरिया या फिर हानिकारक रोगाणु का एक रहने का स्रोत है। तो ऐसे तो आखिर हमारे आस-पास है ना, एनवायरनमेंट में तो आता है ना? तो इसके भौगोलिक वातावरण के मध्य निरंतर चलने वाले लेन-देन का परिणाम होता है। यानी हम मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया युक्त पौधा है ना? या फिर वायरस उस पे लगा है, बिना धुले हम उसे खा लिए तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जाएगा और इन्फेक्ट करेगा। तो आई बात समझ में? आई? ओह! आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या सर? हाँ, देखिए ये क्या होता है? जैविक होस्ट नेटवर्क, है ना? तो जीवित कड़ियों का जटिल जाल, यानी कि बायोलॉजिकल होस्ट, जीवित कड़ियों का जटिल जाल, जैविक होस्ट नेटवर्क उन जीवित प्राणियों, इंसान, पशु या कीट, मैं आपको बताया था कि इंसान भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, कीट भी हो सकता है ना? तो जिनमें रोगाणु जीवित रहते हैं, है ना? यदि मेरे अंदर कोई मान लीजिए टेप वर्म है ना? या फिर मान लीजिए कोई पैरासाइट मेरे पेट के अंदर है और इंटेस्टाइन में वो बिलॉन्ग करता है, तो वहाँ क्या है, वो अपने लेवल से सूटेबल जगह पाया हुए है, यानी कि अब वह वृद्धि कर सकता है आसानी से। तो मेरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और कहीं न कहीं अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। जब रेप्लिकेट करके खूब सारा रेप्लिकेशन कर चुका रहेगा, फिर मुझे लक्षण दिखाई स्टार्ट होंगे कि मेरा खाना अच्छे से नहीं पच रहा है ना? खाना का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, है ना? तो बीमारियाँ फिर लक्षण दिखाती हैं। तो जीवित जो रोगाणु होते हैं, तो जीवित प्राणी के इंसान और पशु कीट के से बनता है, जिनमें रोगाणु क्या रहते हैं मेरे दोस्तों, जीवित रहते हैं। चमगादड़, बंदर या चूहा, अब ये क्या है? एग्ज़ाम्पल है कि चमगादड़ यानी कि बैट्स, बंदर, मंकी, चूहा, है ना? जैसे जंगली जीव अक्सर घातक वायरसों का क्या होते हैं, घर होते हैं। तभी बोलते हैं कि आपको जब भी आप ज़ू जाएँ, है ना? पार्क जाएँ, है ना? बायोलॉजिकल गार्डन जाएँ, है ना? या फिर नेशनल पार्क जाएँ, तो ऐसे नहीं कि जीभों को ऐसे टच करने लग जाओ, ले, आजा मेरे पप्पी ले। ऐसा नहीं करना है, नहीं पप्पी के कारण आपकी पप्पी हो जाएगी, ठीक? तो यह चूहा, बंदर तो क्या-क्या रख सकता है? तो निपाह वायरस, इबोला और जीका याद रखना है। ये प्राथमिक जैविक भंडार या रिजर्वोयर का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, भंडारण का कार्य करते हैं। अभी इनके अंदर निपाह और इबोला और जीका वायरस क्या है, इनके अंदर रह सकता है और जैसे ही इंसान के टच में आया, तो उसे हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं, ये देखिए, ये क्या है मेरे दोस्तों, चमगादड़ है। ये आप देख रहे होंगे, ठीक? अब अब देखते हैं कि आखिर आखिर कि प्राकृतिक रिजर्वॉयर क्या होता है ना? प्राकृतिक रिजर्वॉयर क्या होता है? तो वह मुख्य जीव होता है जिसमें वायरस प्राकृतिक रूप से बिना उसको बीमार किए हुए, जैसे मान लीजिए ये जो चमगादड़ है, तो इसको बिना बीमार किए हुए कोई वायरस या निपाह वायरस इसके इसके बॉडी पे ये रह रहा है और जैसे ही हम इसके कॉन्टैक्ट में गए, तो क्या हो जाएगा? हमको हो जाएगा। ये चीज़ आपको आ रही है समझ कि नहीं आ रही है? यानी कि यानी कि यदि मान लीजिए मेरे अंदर कोई पैरासाइट है तो मेरे को बिना बीमार किए हुए वह मेरे अंदर रह रहा है और जैसे ही किसी के टच में जा रहा है फिर क्या करेगा वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। किसके अंदर करेगा? मेरे अंदर करेगा। जब मेरे अंदर करेगा, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? मेरे को इन्फेक्टेड कर देगा। तो हमें फिर लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? लक्षण दिखाना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक? तो उसे बीमार किए बिना रहता है, जैसे चमगादड़ में वही बताया, ठीक? और इंटरमीडिएट होस्ट, है ना? इंटरमीडिएट होस्ट जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है सर? कि मान लीजिए ये क्या है? चमगादड़ है ना? या फिर क्या था? निपाह वायरस था। क्या था? निपाह वायरस था। ठीक है? तो ये जो निपाह वायरस था, वो तो क्या कर रहा है, कैसे फैल रहा है? तो कहीं न कहीं उसे इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बताइए आप, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कैसे सर, कैसे? कि निपाह तो मान लीजिए कहीं न कहीं एक्ज़िस्ट करता रहा होगा, फिर वो निपाह क्या किया कि चमगादड़ के शरीर पे आया, बॉडी पे आया और बिना उसे प्रभावित किए यानी कि वह संक्रमित है लेकिन संक्रमण दिख नहीं रहे हैं, है ना? संक्रमित है लेकिन संक्रमण दिख नहीं रहे हैं और उसके बॉडी पे क्या कर रहा है?
एग्ज़िस्ट कर रहा है। इसके बाद जब आया तो आखिर निपाह जो है वह मेरे तक किसके माध्यम से फैल रहा है? किसके माध्यम से फैल रहा है? वह फैल रहा है इंटरमीडिएट होस्ट के माध्यम से फैल रहा है। किसके माध्यम से? इंटरमीडिएट होस्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई टिक्स या चीचड़े या फिर देखा जाए तो यदि या फिर देखा जाए तो कोई पैरासाइट है या फिर कोई पैरासाइट है ना? वह मान लीजिए कोई घेंघा के थ्रू फैल रहा है ना? कोई जो है रोगाणु वह तालाब में एग्ज़िस्ट कर रहा है, रह रहा है। अब वो अपना प्राकृतिक होस्ट है ना, वो रिजर्वॉयर होस्ट है। जो तालाब में बैक्टीरिया रह रहा है उसे क्या कह देंगे? रिजर्वॉयर होस्ट या फिर कोई व्यक्ति रह रहा है रिजर्वॉयर होस्ट। तो देखो रिजर्वॉयर होस्ट क्या होता है? ये वे जीव हैं जिनमें वायरस स्वाभाविक रूप से रहता है और बिना किसी बीमारी के सक्रिय रहकर दूसरे जीवों में फैलता है। यानी कि वह कोई होस्ट को चुनता है और उसके रहता है, उसे इन्फेक्टेड किए बिना ही वह क्या करता है, बीमारी को सक्रिय रह करके यानी कि उसके अंदर बीमारी तो सक्रिय रूप से है, लेकिन जिसके अंदर है, उसे कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। फिर वही बीमारी जो है, वह दूसरे जीवों में आसानी से फैल जाएगी। किसके माध्यम से फैलेगी? तो ये बगल में मेरे लल्ला जी हैं, कौन है? ये है इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये देखो ये क्या बना है? ये बनी है मक्खी। तो वायरस सीधे इंसानों में ना जा करके कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगल है, कुछ भी है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है, तो वह सीधे सीधे इंसानों में ना जाकर वह किसी के माध्यम से जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका सर, आपका भैया सीबी प्रजापति, है ना? अब क्या हो रहा है, लल्ला मेरा शादी हो रहा है, अये है, अये है। अब मस्त मैं बोल रहा, अरे पंडित जी देखो यार मैं जाऊँगा तो डायरेक्ट लात मार के भगा देगी। तो मैं बोला पंडित एक काम कर, ये तू ले कुंडली, डिप्लोमा वेटरनरी साइंस में, बंदे ने डिप्लोमा किया है, बीबीएससी किया है, इसके बाद में एमबीबीएस कर लिया। अब वो क्या किया, गया ठीक है, कन्या को बोल रहा है, वो बंदा भाई अच्छा है, शादी-वादी कर लो। तो आखिर जो मेरी बातें हैं, उस व्यक्ति तक कौन पहुँचाया? कौन इंटरमीडिएट का कार्य किया? तो वह इंटरमीडिएट का कार्य कौन किया? पंडित किया। उसी प्रकार से जो इंटरमीडिएट होस्ट है, कोई भी बीमारी को फैलाने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आगे आगे जो रिजर्वायर होस्ट मतलब यानी प्राकृतिक आवास, जहाँ कोई वायरस, बैक्टीरिया क्या कर सके, एक्जिस्ट कर सके, जहाँ रह रहा हो। इसके बाद वहाँ से कोई मक्खी आई और उसे क्या कर लिया, गेन कर लिए यानी अपने अंदर यानी कि उसके अंदर क्या किया, इन्फेक्ट कर लिए यानी कि होस्ट के रूप में उसके अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? अपनी मक्खी के अंदर। फिर ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति के घरेलू जानवर या कीटों में प्रवेश करेगा यानी कि उनके झुंडों में शामिल होगा, ठीक है? और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या खा रहा है, खाना-वाना खा रहा है तो वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कोई कीट है खाने में बैठा और खाना में बैठ कर के क्या किया, फिर वो जब व्यक्ति खाया, तो जो बैक्टीरिया था, वो जो वायरस था, वो जो भी कीटाणु था, वो क्या किया अंदर ले लिया और वह फिर क्या करेगा, हमको डेड एंड होस्ट के रूप में यानी कि 3 चरण होते हैं कोई भी बीमारी फैलने के, ठीक है? तो डेड एंड होस्ट यानी कि लास्ट वाला होस्ट, तो लास्ट होस्ट कौन कहलाता है? कोई व्यक्ति कहलाता है। जब वायरस इंसान में आता है तो वह संचरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी बन जाता है। यानी कि अब इसके आगे क्या संचारित होगा? अब वो व्यक्ति इलाज ही करवा लेगा या फिर मर ही जाएगा, 2 ही चीज़ होंगी, है ना? तो वह संचरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी बन जाता है, जहाँ वायरस आगे फैलना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ आ रही है समझ में? जैविक होस्ट के प्रमुख प्रकार, ये देखा। अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे पर्यावरणीय नेटवर्क यानी कि एनवायरमेंटल होस्ट, लिख लीजिएगा एनवायरमेंटल होस्ट यानी कि भौतिक वातावरण मतलब जो हमें आस-पास दिखाई दे रही है, जो भौतिक रूप से एक्जिस्ट करे जैसे तालाब हो गया, गंदे कीचड़ के नाले हो गए, कोई पौधा हो गया, कोई देखा जाए तो है ना? अगल-बगल की चीज़ें जो कहीं न कहीं हमको नहीं लगता कि ये वायरस, ये बैक्टीरिया का घर हो सकती है, यानी कि रोगाणु का ये घर हो सकता है, हमें नहीं लगता। लेकिन कहीं न कहीं बीमारी जो होती है, वो हमारे आस-पास ही होती है। वह भौतिक वातावरण और पारिस्थितिक स्थितियाँ जो वायरस को फैलाने में और पनपने में मदद करती है, उसे पर्यावरणीय नेटवर्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी पर्यावरणीय नेटवर्क क्या हुआ सर? क्या हुआ? ये देखिए पर्यावरणीय होस्ट नेटवर्क आखिर क्या होता है? तो पर्यावरणीय होस्ट नेटवर्क का मतलब कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, है ना? कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सिर्फ़ जीवों के शरीर में ही नहीं रहता, सिर्फ़ जीवों के शरीर में ही नहीं रहता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस सिर्फ़ मेरे ही अंदर पाया जाएगा या फिर कोई एनिमल के अंदर ही पाया जाएगा या फिर बंदर हो गया और देखा जाए तो चूहा हो गया, यानी कि कोई भी एनिमल हो गया, ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर पाया जाएगा, ना।
पानी में भी पाया जा सकता है, हवा में भी पाया जा सकता है। कहाँ पाया जा सकता है? हवा में पाया जा सकता है, पानी में पाया जा सकता है, मिट्टी में पाया जा सकता है, लकड़ी में पाया जा सकता है, पौधों में पाया जा सकता है ना? वहाँ भी पाया जा सकता है। तो यह किसमें आ गया? पर्यावरणीय होस्ट में आ गया, है ना? पर्यावरणीय रिज़र्वॉयर में आ गया। तो क्या होता है, बल्कि वह हमारे आस-पास के वातावरण में मौजूद होते हैं, ठीक है ना? जैसे मिट्टी हो गई, पानी हो गई, तो मिट्टी पानी में, है ना? मिट्टी पानी तो इसे समझो कि जैसे मिट्टी और जल हो गया, तो टिटनेस और हैजा, यदि टिटनेस और हैजा किसी को हो रहा है ना? किसी को हो रहा है, तो जैसे संक्रामक बीमारियाँ बरसों तक प्रदूषित मिट्टी और रुके हुए दूषित जल स्रोतों में सुरक्षित बनी रह सकती हैं। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी में कई बैक्टीरिया जैसे टिटनेस का बैक्टीरिया हो सकता है, है ना? सालों तक यह मिट्टी में रहा और किसी न किसी कारणवश से क्या हुई जंग लगी हुई वस्तु में हमने क्या किया अपने आप को तो तो क्या हुआ हमारे ब्लड के थ्रू अंदर चले गया और हमको क्या कर रहा है फिर टिटनेस करा रहा है। साला लकवा पेल दे रहा है, कुछ भी हो जा रहा है और हम मर जा रहे हैं। ठीक है? हवा हवा एयर हवा एयर क्या होता है? तो हवा एयर में समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कोविड-19 का सबसे अच्छा स्रोत यानी कि लल्ला यदि आपने छींक दिया तो जो वायरस है ना वो मान लीजिए कि हवा में बना रहा या फिर कुछ ऐसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में ही प्रेज़ेंट होते हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड वायरस, बैड वायरस क्या गुड हो सकते हैं? है ना? तो क्या हुआ कि वह क्या किया हम साँस लिए या फिर कोई इन्फेक्टेड एरिया पे गए और हम साँस ले रहे हैं, तो वहाँ क्या है डिज़ोल्व क्या है वायरस, बैक्टीरिया जो हमें क्या कर सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं। पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा सकते, है ना? तो पहुँचा सकते हैं। तो हमारे अंदर गए और हमें क्या कर दिए इन्फेक्ट कर दिए, है ना? तो टिटनेस और हैज़ा जैसे प्रदूषित मिट्टी या रुके हुए दूषित जल स्रोत में सुरक्षित बनी रहती है। तापमान और नमी में देखते हैं तापमान, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई से हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं और नमी में भी हाई से हाई नमी में या फिर देखा जाए तो बर्फ इतना हार्ड लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो मौसम का बदलना और हवा की नमी रोगाणुओं के जीवन काल और उनके हवा में तैरने की सीमा को क्या करती है, तय करती है। जैसे हवा के ज़रिए वायरस जैसा कोविड-19 या फ्लू हुआ, बर्ड फ्लू, है ना? जो पोल्ट्री में होता है, आपको भी हो सकता है। बच के रहने का, बच के, ठीक? एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा टच में आने से क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तापमान और नमी की बात करते हैं, तो मौसम का बदलना जैसे सर्दियों में फ्लू का बढ़ना। यदि मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उस टाइम में आपको फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आखिर कहीं न कहीं आपको मौसम या तापमान परिवर्तन या फिर है ना, मौसम बदलने के कारण तो हुआ ना। फिर बात करते हैं प्रजनन चक्र, तो ठहरा हुआ गंदा पानी मच्छरों जैसे रोगवाहक वेक्टर्स के लिए प्रजनन की आदर्श स्थिति तैयार करता है। यदि मान लीजिए कोई नहीं बोलते कि आप कूलर का पानी ये जो कूलर है ना लाला, कूलर, है ना? इसका पानी यदि हम ना निकालें, तो इसमें मच्छर पनपने लग जाएँगे। यानी कि वह अपने आप को आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं और फिर अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वह फिर क्या करेंगे हमारे अंदर आएँगे और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जैसे रोगाणुओं को, है ना, प्रोटोज़ोअल डिसीज़ को हमारे अंदर लाएँगे और फिर हम बीमार पड़ेंगे, बोलेंगे, "ओह! ठंडी लग रही मम्मी, ढको-ढको मेरे को।" तो ऐसा करने लग जाएँगे। तो आई समझ में? तो ये चीज़ आपको समझ आया होगा, है ना? ये देखिए मच्छर है, ये। आय हाय लाला! कितना अच्छा लग रहा है ऋतु, ठीक? तो ये है। अब बात करते हैं आगे कि दोनों नेटवर्क की तुलना हम कर लेते हैं। दोनों नेटवर्क का मतलब कैसा सर? कि जैसे मान लीजिए विशेषता देखते हैं। विशेषता में क्या है? मुख्य घटक, मूल आकार और नियंत्रण का उपाय। ठीक? तो जैसे मान लीजिए कि मुख्य घटक, जैविक होस्ट का मुख्य घटक कौन हो सकता है? तो जीवित प्राणी में कौन आता है? मनुष्य आता है, पशु आता है, पक्षी आता है और कीट आता है। लेकिन पर्यावरणीय होस्ट का मुख्य घटक कौन होगा? निर्जीव वातावरण। तो पर्यावरण हमारे आस-पास। तो आखिर आपको आपको देखा जाए तो कोई मिट्टी है, कोई पानी है, तो क्या ये जीवित हैं? क्या ये बोल रहे हैं? क्या ये अपने आप को रेप्लिकेट नो, ये क्या है निर्जीव हैं, लेकिन कहीं न कहीं वायरस, बैक्टीरिया इनके अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? पाए जा रहे। तो निर्जीव वातावरण में देखिए तापमान, पानी, मिट्टी और हवा वही बात करते हैं अपना मूल कार्य क्या होता है। तो मूल कार्य यदि जैविक होस्ट का देखें तो रोगाणु का गुणन यानी रेप्लिकेट करना और विकास करके हमारी ऐसी कर देना, ठीक? इसके बाद
वही बात करते हैं मूल कार्य की, तो पर्यावरणीय होस्ट का जो मूल कार्य होता है, वह होता है रोगाणु का प्रसार और अनुकूलन करना। फिर नियंत्रण का उपाय, आखिर हम जैविक होस्ट नेटवर्क का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो हम टीकाकरण कर सकते हैं, चिकित्सा उपचार कर सकते हैं और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई बीमारी के संकेत यदि मान लीजिए कि हम आए, मान लीजिए दिल्ली से आ रहा हूँ, अपने गाँव आ रहा हूँ और उस टाइम पे कोरोना महामारी चल रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करेंगे, हमारे गाँव वाले कुछ देर के लिए 21 दिन के लिए हमें क्वारंटाइन कर देंगे। बोलेंगे लाला एक काम करो तुम यहीं 20-21 दिन क्वारंटाइन रहो, क्या पता आपको कोरोना हो तो 21 दिन में आपको लक्षण दिखाई दे देंगे, है ना? ऐसा, तो क्वारंटाइन का मतलब ये होता है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीमारी फैले ना, है ना? चिकित्सीय उपचार कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पर्यावरणीय होस्ट का नियंत्रण का उपाय क्या हो सकता है? तो हम साफ-सफाई का ध्यान दें, है ना? साफ-सफाई व्यवस्था का ध्यान दें, जल निकासी देखें, कोई जल ठहरा हुआ ना हो, है ना? वो निरंतर बहता रहे, यानी कोई भी सीवेज वेस्ट मटेरियल है, वो इकट्ठा ना रहे। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? कमेंट कर देना, टेंशन नहीं लेना, आपका भाई है ना? नो, नो टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद पर्यावरणीय सुधार, आ रहा है समझ? ऐसे ही क्लास डेली करेंगे ऐसे ही क्लास, ठीक है? अब देखिए वन हेल्थ दृष्टिकोण देख लेते हैं, ये क्या होता है? वन हेल्थ दृष्टिकोण। तो ये वन हेल्थ दृष्टिकोण का मतलब कि जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन, है ना? कोऑर्डिनेशन, है ना? ये इसे देख लीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग, वन हेल्थ, है ना? हेल्दी ह्यूमन्स हो गए, हेल्दी एनिमल हो गया, हेल्दी इकोसिस्टम हो गया, यानी हमें वन हेल्थ दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि हमारा कोई एनिमल हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर इकोसिस्टम हो गया, वो पूरी तरह से निसंक्रमित होना चाहिए, यानी कि हेल्दी वातावरण होना चाहिए और बोलते हैं कि हेल्दी वातावरण में ही सरस्वती का वास होता है ना? तो अपने भी रूम रूम को साफ स्वच्छ रखें, है ना? मेरे जैसे गंदा व्यक्ति ना बने, नहीं बीमारी से बचना है हमें, है ना? तो एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल क्या हो सकता है? तो वन हेल्थ एक वैश्विक विज्ञान दृष्टिकोण है, ठीक? जो यह मानता है कि इंसानों, जानवरों और हमारी प्रकृति का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हमें भविष्य की महामारी जैसे कोविड-19 हो गया और बर्ड फ्लू हो गया, यदि इससे बचना है तो हमें जैविक और पर्यावरणीय नेटवर्कों की कड़ियों को एक साथ जोड़कर समझना होगा। तो आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब चलिए बात करते हैं लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड अब देखिए ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी बता रहा हूँ, ये आपको एमबीबीएस मेडिकल साइंस है ना? चाहे नॉरसेट एम्स नॉरसेट या फिर देखा जाए तो आप वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर जो भी चीज़ें आती हैं बीएलडीए, एवीएफओ, एलएसए ये सब चीज़ों में आ सकता है। ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़ने का और लगातार प्रयास करते रहने का, है ना? तो जय है ना? तो लेटेंट पीरियड और विंडो पीरियड क्या होता है? ये देखिए लेटेंट पीरियड है और ये क्या है? विंडो पीरियड। तो संक्रामक रोगों के संचारण और नैदानिक परीक्षणों के बीच के अंतर को ये क्या करते हैं दोनों समझाते हैं। ठीक? तो जैसे देखिए, ये संक्रमण की समय रेखा यानी कि टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है? तो किसी भी रोगजनक के शरीर में प्रवेश के बाद विभिन्न जैविक चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोग है कोई क्या है रोग है और वो मेरे अंदर आ गया वो मेरे अंदर आ गया और मेरे अंदर जैसे ही प्रवेश किया और फिर वो लक्षण जब दिखा रहा है, इसके बीच में कई सारी टाइमलाइन होती हैं। उन टाइमलाइनों को आज हम समझेंगे जैसे लेटेंट पीरियड, विंडो पीरियड, है ना? ये सब चीज़ें, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना? ये सब चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। चलिए मेहनत करने का, हार नहीं मानने का और लड़ते रहने का। देखिए बात करते हैं लेटेंट पीरियड की, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे मित्रों? सुप्त अवधि कहते हैं, सुप्त अवधि कहते हैं। तो लेटेंट पीरियड आखिर क्या होता है? लेटेंट पीरियड आखिर क्या होता है? तो जैसे मानने का कि जो किसी व्यक्ति के संक्रमित होने और उसके द्वारा दूसरों को संक्रमण फैलाने योग्य बनाने के बीच की अवधि को ही हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें समझ नहीं आ रहा है ना? तो वह समय अंतराल होता है, वह टाइमलाइन होती है, वह इंटरवल होता है, वह पीरियड होता है, जो किसी रोगाणु रोगाणु का मतलब वायरस, बैक्टीरिया वह रोगकारक होते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? वह शरीर में जिस दिन प्रवेश किया, है ना? से लेकर के दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता प्राप्त करने तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं। समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? कि जैसे मान लीजिए मुझे तुरंत ही मान लीजिए राइनो वायरस मुझ पे अटैक कर दिया। मुझ पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब वह क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, लेकिन इतना भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा कि वह मेरे से बाहर निकल कर के दूसरे व्यक्ति तक वह संक्रमित कर सके। है ना? तो तो मेरे अंदर आया हुआ जो राइनो वायरस है, वह अपने आप को रेप्लिकेट कर कर के इतनी शक्ति प्रदान कर ले कि वह दूसरे को भी क्या कर सके, संक्रमित कर सके। इतने बीच की अवधि को ही हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। आई होप दिस कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना? तो शरीर में प्रवेश करने से लेकर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता प्राप्त करने तक को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं। इस अवधि में वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जब आता है कोई वायरस हमारे अंदर, वह क्या करेगा? संक्रमित करेगा। वह क्या करेगा? संक्रमित करेगा किसे? कोई भी व्यक्ति के अंदर गया, तो वह क्या करेगा? कोशिकाओं को क्या करेगा? संक्रमित करेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन यह आपके लार, साँस या रक्त के ज़रिए बाहर निकलने के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। वही मैं बताया कि वह इस काबिल नहीं होगा कि वह साँस, लार और देखा जाए तो रक्त के ज़रिए कि वह दूसरे को इन्फेक्ट कर सके, है ना? तो ये चीज़ आपको आई होगी समझ में, लेटेंट पीरियड। लिखते जाइएगा, ठीक है? अब तो ये भी फ़ायदा हो गया आपको, पहले तो उसमें बोर्ड में समझ नहीं आता था। अब ये भी चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना? अब बात करते हैं संक्रमण प्रवेश। आखिर लेटेंट पीरियड के मुख्य जैविक चरण क्या होते हैं? आखिर लेटेंट पीरियड में कैसा कोई कोई रोग कारक आ रहा है व्यक्ति में और वो कैसे फैल रहा है? तो ये संक्रमण प्रवेश, आखिर कोई संक्रमण का प्रवेश कैसे हो रहा है? तो रोगाणु शरीर के सुरक्षा तंत्र को पार कर आंतरिक सतह पर पहुँचता है और खुद को स्थापित करता है। मतलब क्या हुआ सर? कि देखिए, यदि मेरे मुँह के अंदर से जाएगा, तो मेरे मुख में पाई जाती है लार, है ना? लार, वह क्या करती है? कोई भी संक्रमण को खत्म करने का कार्य करती है, कोई भी रोगाणु को खत्म करने का कार्य करती है और गुड बैक्टीरिया को अंदर ले जाएगी, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे हरामी देखा जाए तो रोगाणु होते हैं, यानी इतने खतरनाक लेवल के होते हैं, ज़्यादा मात्रा में, कि वह हमारे प्रतिरोध को या फिर जो रोकने वाली चीज़ें हैं, उनसे लड़ कर के कहीं न कहीं यदि अंदर चले गए, तो वही क्या कहलाता है? संक्रमण प्रवेश। और वह प्रवेश करके क्या करेंगे? सुप्त प्रतिकृति करेंगे, यानी कि वायरस कोशिकाओं के अंदर जाएगी और अपनी प्रतिकृति का निर्माण करेगी, यानी अपने आप को वृद्धि करेगी, है ना? परंतु बाहर फैलने लायक मात्रा अभी भी नहीं होता, मैं पहले ही बता दिया हूँ। फिर संक्रमण की क्षमता क्या होता है? तो लेटेंट पीरियड समाप्त होते ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर देगा? संक्रमित करने के काबिल हो जाता है, इन्फेक्शन फैलाने के काबिल हो सकता है। ये चीज़ आ रही है समझ में नहीं आ रही? आ रही है? ठीक? गर्मी लग रही है यार। आपको भी लग रही है क्या? ठीक, तो यह फैलाने लायक हो जाती है। ठीक, तो संक्रमित करने इन्फेक्शियस होने योग्य हो जाता है ना? तो जब होगा तो लेटेंट पीरियड क्या होगी? खत्म होगी, क्या आएगी फिर? विंडो पीरियड। आहा! विंडो पीरियड आएगी। ये देखो, विंडो पीरियड क्या है सर? तो विंडो पीरियड क्या है? तो जाँच और संक्रमण का समय अंतराल होता है। जाँच और संक्रमण का समय अंतराल होता है। जैसे विंडो पीरियड वह समय है जो संक्रमण होने से लेकर के यानी कि जैसे ही मेरे को संक्रमण हुआ, तो उस दिन से लेकर के किसी चिकित्सा परीक्षण यानी कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, है ना? तो मेरे रोग के लक्षण एंटीजन और एंटीबॉडी के पकड़े जाने तक का समय होता है। यानी कि मान लीजिए मेरे को मान लीजिए क्या है? है ना? तो टाइफाइड का जो भी हमारे अंदर जा रहा है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसमें चल रहे हैं? लेटेंट पीरियड में चल रहे हैं। यानी ना हमको लक्षण शो हो रहे हैं, ना लक्षण शो हो रहे हैं, है ना? और थोड़ी-थोड़ी बस दिखाई दिए हैं और देखा जाए तो जो टाइफाइड वाला जो भी रोगाणु है, रोग कारक है, वह क्या कर रहा है? अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। लेकिन उस इतनी मात्रा में नहीं है कि वह दूसरे को भी टाइफाइड फैला सके। है ना? या फिर वायरल जनित जो भी डिसीज़ है वह फैला सकें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएँगे कहाँ मेडिकल जाकर के, है ना? वेटरनरी हॉस्पिटल जाएँगे, यानी कि कोई एनिमल को ले जाएँगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएँगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यदि विंडो पीरियड चल रही है, तो हम टेस्ट कराएँ, तो वो एंटीजन, एंटीबॉडी पकड़ी ही जाए, है ना? है ना? क्योंकि इतना कम मात्रा में होता है कि जो टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल का टेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो यदि अच्छा टेस्ट हुआ,
तो वही पकड़ लेगा या फिर नहीं भी पकड़ सकती, यानी कि जाँच नहीं भी हो सकती, है ना? तो इस अवधि के दौरान आपके शरीर में वायरस या उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी की मात्रा इतनी कम होती है मेरे मित्रों, कि टेस्ट किट उन्हें पहचानने में असफल रह जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जैसे शुरुआत में इन एंटीबॉडीज़ या वायरस की संख्या इतनी कम होती है कि मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है पहचान ना पाए, है ना? जैसे कि मान लीजिए एचआईवी है ना? एचआईवी हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमें एचआईवी पता चल ही जाएगा शुरुआती में, है ना? लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो पहचान में आ सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। चलिए बात करते हैं विंडो पीरियड हुआ कंप्लीट। अब देखिए विंडो पीरियड आखिर सर क्या होता है? इसके जोखिम देख लेते हैं। तो फ़ाल्स नेगेटिव अब इसमें क्या हो सकता है कि हम कोई टेस्ट करा रहे हैं, कोई भी बीमारी का टेस्ट करा रहे हैं और यदि हमारा जो डिसीज़ है वह विंडो पीरियड पे चल रहा है, तो नेगेटिव रिपोर्ट भी आ सकती है। यानी कि रोगाणु आपके शरीर पे है, आप संक्रमित हो, लेकिन मेडिकल टेस्ट जब आप कराने जाओगे, तो ऐसा ही नहीं कि पॉज़िटिव आ जाए या पता ही चल जाए, कभी-कभी नेगेटिव भी आ जाएगी और नेगेटिव में बोल दिया जाएगा कि नहीं आपको कोई भी बीमारी नहीं है। ऐसे ही तो हो रहा था उसपे कोविड-19 वाले केस पे, है ना? यदि कोई रोगी विंडो पीरियड के दौरान टेस्ट कराता है, मैं बताया ना, विंडो पीरियड के दौरान टेस्ट कराता है तो रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिव ही आएगी। हालाँकि वह पूरी तरह से संक्रमित होता है ना? वह पूरी तरह से संक्रमित होने के बावजूद भी नेगेटिव टेस्ट हो सकता है, दूसरे को बीमारी भी फैला सकता है और इस केस में देखा जाए तो मेडिकल को पता तो नहीं चला कि इस व्यक्ति को बीमारी है, एचआईवी लेकिन वह एचआईवी आराम से फैला रहा है, आराम से फैला रहा है ना? तो इस काबिल वो हो जाता है। एंटीबॉडी विकास दर क्या होता है? तो एंटीबॉडी विकास दर तो विंडो पीरियड की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि इस्तेमाल की जा रही जो टेस्ट तकनीक है, जो एंटीबॉडी पहचानने कार्य कर रही है, जो एंटीजन आधारित या पीसीआर टेस्ट जो हम लगा रहे हैं, कितना संवेदनशील है ना? यानी कि हम बीमारी का जैसे ही पता कर लें ना, तो इलाज करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि विंडो पीरियड ही खत्म हो जाएगा, विंडो पीरियड से ही कोई रोग खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक? चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? उद्भव काल भी कहते हैं। जैसे शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना, है ना? इसमें हम देखेंगे शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सर? तो वह समय होता है, वह टाइम पीरियड होता है जो संक्रमण के दिन से लेकर के यानी जिस दिन से हमें संक्रमण हुआ है, उस दिन से लेकर के शरीर में पहला लक्षण दिखने के बीच की अवधि को हम क्या कह देते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कह देते हैं। लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार हो सकता है, खाँसी हो सकता है या सिर दर्द हो सकता है, ऐसे कई सारे क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए फुट माउथ हैंड डिसीज़ एफएमडी, है ना? शुरू-शुरू में एफएमडी तो जो वायरस है, वह तो गया, उसके यानी कि ब्लड पे चला गया ना, जो भी एनिमल है उसके ब्लड पे गया। अब उसमें क्या होता है आपको पता है कि जो हमारी जो बॉडी है या फिर जो एनिमल का बॉडी है, उसमें क्या हुआ वायरस इन्फेक्ट किया, तो जब फोड़ा पड़ेगा और फटेगा, बुखार आएगी तब ना हमको पता चलेगा एफएमडी है, फिर हम टेस्ट कराएँगे तो वो विंडो पीरियड में रहेगा। टेस्ट करा हो सकता है कि एफएमडी का कोई वो ना मिले, है ना? लेकिन वह संक्रमित है और वह दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर सकता है। तो लेटेंट पीरियड अब देखना लेटेंट पीरियड दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता से जुड़ा होता है ना? जबकि इंक्यूबेशन पीरियड स्वयं आपके बीमार महसूस करने से संबंधित है ना? आप इंक्यूबेशन पीरियड जब आपके बॉडी पे चलेगी, कोई रोग का चलेगा, तो आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। अधिकांश बीमारियों में यह दोनों समय अलग होते हैं। आहा! पानी, 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 पानी चाहिए। ठीक, अब ये देखते हैं कि संक्रमण की टाइमलाइन है ना? कि इन्फेक्शन आखिर कैसे फैल रहा है ना? तो ज़ीरो डे पे देखते हैं, ठीक? 0 डे पे देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो संक्रमण 0 डे पे देखते हैं तो रोगाणु इस दिन क्या करता है शरीर में प्रवेश करता है। रोगाणु क्या करेगा 0 डे पे प्रवेश करेगा। लेटेंट और विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होता है और इस दिन से क्या होगा लेटेंट पीरियड, विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होता है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। रियल बता रहा हूँ आपको याद रखना है कि 0 डे पे ही लेटेंट पीरियड, विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होगा। फिर बात करते हैं लेटेंट का अंत, है ना? अब देखना, अब लेटेंट का अंत कब होगा? जब व्यक्ति दूसरे को संक्रमित करने के सक्षम हो जाए, तब क्या होगा? उस दिन क्या हो जाएगा लेटेंट पीरियड का अंतिम हो जाएगा यानी अंत हो जाएगा। लेकिन लेकिन देखिए नोट का पॉइंट है कि चाहे लक्षण दिखे या ना दिखे, लेकिन विंडो पीरियड का अंत कब होगा? तो प्रयोगशाला टेस्ट जैसे रक्त परीक्षण अब संक्रमण को पॉजिटिव दिखने लगे
मैं बता दूँ, विंडो पीरियड में पहले बताया हूँ कि नेगेटिव भी रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन जैसे ही पॉज़िटिव दिखेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि अभी विंडो पीरियड पे यानी कि ये रोग है ना? तो उस दिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं, तो इंक्यूबेशन का अंत कब होगा? जब रोगी के शरीर में पूरी तरह से बाह्य लक्षण दिखाई देने लगे और वह स्वयं को क्या कर सके, बीमार महसूस कर सके। तब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का अंतिम हो जाता है ना? अब बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो लेटेंट पीरियड यह क्या मापता है, लेटेंट पीरियड क्या मापेगा? तो दूसरों में संक्रमण फैलाने की क्षमता को क्या करता है, मापता है ना? अब विंडो पीरियड क्या करता है, जाँच में रोगाणु की उपस्थिति को बताता है। विंडो पीरियड क्या करता है, जाँच में रोगाणु की उपस्थिति को बताएगा, है ना? और इंक्यूबेशन पीरियड लक्षणों का प्रकट होना बताएगा, है ना? और ये देखिए कि हम इसमें क्या करते हैं, क्वारंटाइन की अवधि तय कर सकते हैं, है ना? क्या इंक्यूबेशन पीरियड में। तो आपको ये क्या करना है, रीड कर लेना है एक बार, ठीक? अब बात करते हैं कि आखिर मुख्य बीमारियों के व्यवहारिक उदाहरण देखिए तो जो एचआईवी होता है, लेटेंट पीरियड आमतौर पर छोटा होता है, कुछ सप्ताह लेकिन एंटीबॉडी का विंडो पीरियड टेस्ट के प्रकार के आधार पर 18 से 90 दिन का हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है 18 से 90 दिन, है ना? कोविड-19 इसका लेटेंट पीरियड 2 से 3 दिन का होता है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन का होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक? तो आपको जैसे मान लीजिए कि उन्नत तकनीक का उपयोग जैसे पीसीआर है और एंटीजन टेस्ट का विंडो पीरियड पारंपरिक एंटीबॉडी टेस्ट की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक? तो आई बात समझ में? ठीक? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, है ना? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और ये देखा जाए तो 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। ठीक? तो बस एक ही चीज़ करना है कि मैं मेहनत करने के लिए तो तैयार रहता हूँ, हमेशा, हमेशा तैयार रहता हूँ, है ना? टेंशन नहीं लेना है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, बस हमारा सपोर्ट करना है। आपको अभी पता चला होगा कि हमारा चैनल जो सस्पेंड हो चुका था, हमने जो भी वेटनेरियनों का देखा जाए तो प्यार जो मिल रहा था, एप्रॉक्स 200-300 एप्रॉक्स हो गए थे, है ना? तो वो भी सब चले गए यानी कि अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करना है बस। मेहनत करना है। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को यहाँ से और यहाँ ले जा सकती है ना? गलत संगतों में नहीं पड़ना है, धोखेबाज़ी नहीं करना है ना? और बस मेहनत करना है, टेंशन नहीं लेना है जीवन का, ठीक है ना? ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पेड विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।